हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह। सब एग्जाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है मित्र। आज हम लोग न्यायपालिका टॉपिक का पहला पार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय आएगा। आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय का पार्ट 1 क्लास करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय हमारी सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और लोकतंत्र का ये तीसरा स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। इसके दो स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका है और उसके बाद हमारा न्यायपालिका आता है। और न्यायपालिका के अंतर्गत आज हम लोग पार्ट 1 सर्वोच्च न्यायालय करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं चित्र में, ये सर्वोच्च न्यायालय का बना हुआ है हमारा चित्र। ये सर्वोच्च न्यायालय है ना, और ये दिल्ली में। लिखा हुआ है कि भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना दिल्ली में। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई है, तो क्या बोलिएगा? दिल्ली में हुआ है। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई है? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना दिल्ली में हुई है। ठीक है, दिल्ली में। कब हुआ? फिर पूछेगा उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो बोलिएगा 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई है। कब हुआ है? तो 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई है। जिन्होंने ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया, यही प्रश्न आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कि भारत का उच्चतम न्यायालय ने किसका स्थान ग्रहण किया? तो भारत का उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया। याद रखिएगा, प्रिवी काउंसिल, इसी को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो बाबू। प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया। भारत की न्यायपालिका कैसी न्यायपालिका है? एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत रूप में है ना। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया फैसला सर्वमान्य होता है। समझ गए बात को? आइए, संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक, देखिए सब कुछ आ जा रहा है इसमें कि कौन सा आ रहा है? भाग 5 भी आ रहा है और अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का गठन, स्वतंत्रता और न्याय की बात की गई है। कि क्या क्या चीज का गठन, स्वतंत्रता और न्याय की बात की गई है? तो संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का गठन, स्वतंत्रता और न्याय की बात की गई है। ठीक है, भारत में उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक और संविधान का संरक्षक भी है। भारत में उच्चतम न्यायालय क्या है? मूल अधिकारों का रक्षक है और संविधान का क्या है? संरक्षक भी है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र एवं स्वायत्त न्यायपालिका है। भारत की न्यायपालिका कैसी न्यायपालिका है? तो स्वतंत्र एवं स्वायत्त न्यायपालिका। अगर आपसे पूछेगा कि भारत की न्यायपालिका किसी के अधीन रहकर काम करती है, तो आप बोलिएगा नहीं, भारत की न्यायपालिका किसी के अधीन रहकर नहीं काम करती है, ये स्वतंत्र और स्वायत्त है। लोकसभा के द्वारा बनाया गया कानून को भी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, आइए, भारत में उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक भी है। इसको रक्षक को अंडरलाइन कर लीजिएगा। संरक्षक भी है, इसे भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। समझ गए बात को? और भारत की न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं स्वायत्त न्यायपालिका है। रक्षक और संरक्षक, तो रक्षक और संरक्षक में क्या अंतर है? अगर आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि रक्षक कौन है और संरक्षक कौन है, तो क्या बोलिएगा? बताइए। रक्षक कहने का मतलब यह हुआ कि
अगर मान लीजिए आपका कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो मौलिक अधिकार के उल्लंघन से बचाने के लिए ये एक संरक्षक की भूमिका निभाता है, एक संरक्षक के रूप में ये काम करता है, समझ गए। और रक्षक भी है। अगर मान लीजिए कि अगर आपके साथ कुछ अन्यायपूर्ण काम होता है तो आप क्या करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय एक रक्षक के रूप में भी आपके साथ भूमिका निभाएगा। तो रक्षक भी है और संरक्षक भी है। स्वतंत्र और स्वायत्त न्यायपालिका है। स्वायत्त मतलब ये जो निर्णय लेगा वो किसी के अधीन रहकर निर्णय नहीं लेगा, ये स्वतंत्र है ना। इसके निर्णय सर्वमान्य है, इसके निर्णय को फिर राष्ट्रपति के पास ही जाया जा सकता। अगर मृत्यु दंड का कोई ऐसा निर्णय हो जाता है तब, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय अगर मृत्यु दंड दे देता है तब फिर आप सर्वोच्च न्यायालय मृत्यु दंड दे देता है तो फिर आप राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं क्षमा याचना करने के लिए, है ना। इस चीज को याद रखेंगे। आइए, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, समझ गए ना बात को, और फिर 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और क्या होते हैं, 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय का जो हेड ऑफिस वो नई दिल्ली है। उच्चतम न्यायालय कहां पर है, नई दिल्ली में है। योग्यता, उच्चतम न्यायालय बनने के लिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक वह न्यायाधीश के पद पर रहा हो। 5 वर्ष तक किस पद पर रहा हो, तो 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश के पद पर रहा हो। और 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वो वकालत कर चुका हो। 10 वर्ष तक क्या कर चुका हो, उच्च न्यायालय में वो वकालत कर चुका हो। सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। ये सेवानिवृत्ति कितना वर्ष में करते हैं, तो 65 वर्ष में करते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या क्या पॉइंट आ जा रहा है कि अगर मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वो उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक वकालत कर उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक वो जज रह चुका हो, न्यायाधीश रह चुका हो, और 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वो वकालत कर चुका है। 5 वर्ष तक जज रह चुका हो और 10 वर्ष तक क्या कर चुका हो, उच्च न्यायालय में वो वकालत का कार्य कर चुका है। अगर ये 2 कार्य उसके पास है, ये 2 योग्यता उसके पास है, तो फिर वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश वो बन सकता है। क्लियर है। उसका रिटायरमेंट की जो आयु होगी वो 65 वर्ष होगा। रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ना, वो 63 वर्ष के उम्र में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन गया। 63 वर्ष की उम्र में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन गया, तो वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितना समय तक रहेगा, सिर्फ 2 वर्ष तक और वो रह सकता है। 65 वर्ष जैसे ही होगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद से वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पर उम्र सीमा की बात करता है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय में कितना था, उच्च न्यायालय में 62 वर्ष था। उच्चतम न्यायालय में कितना है, तो उच्चतम न्यायालय में आपका 65 वर्ष है। एकदम ध्यान में रखेंगे आप लोग। शपथ, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। तो यहां से एक पॉइंट ये भी क्लियर हो गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। उच्चतम न्यायालय की योग्यता कितनी होनी चाहिए, वो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में जज रह चुका होगा और 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वो वकालत कर चुका होगा। इतना उसकी योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक तो रहेगा ही रहेगा भाई। चलो यहां हो गया। अब आते हैं इसकी आयु सीमा में, हम लोग देख लेते हैं। तो बोलता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कोई भी न्यूनतम आयु सीमा नहीं है। न्यूनतम आयु सीमा नहीं है, अधिकतम आयु सीमा है। तो अधिकतम कितना है, तो अधिकतम 65 वर्ष है। क्लियर हो गया। अधिकतम 65 वर्ष।
65 वर्ष तक ही वो रह सकता है, 65 वर्ष तक ही वो रह सकता है भाई। इस चीज को याद रखना है आप लोगों को, 65 वर्ष तक। क्लियर है? आयु सीमा। आते हैं हम लोग तदर्थ न्यायाधीश के बारे में। तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश किसको कहते हैं? देखो आर्टिकल 1 कितना है, 1 to 7, ये आर्टिकल की बात करता है। जहां भी अंक होगा तो उसको समझ जाइएगा वो क्या है, आर्टिकल है, 1 to 7 है। ठीक है, 127 में किस चीज की बात करता है? तो तदर्थ न्यायाधीश की बात करता है। क्या है तदर्थ न्यायाधीश? अगर पूछ दे तदर्थ न्यायाधीश क्या है? एडहॉक, एडहॉक उसको हम लोग कहते हैं एडहॉक, है ना, अंग्रेजी में एडहॉक कहेंगे। तो तदर्थ न्यायाधीश का मतलब होता है काम चलाओ न्यायाधीश। काम चलाओ, काम चलाओ न्यायाधीश। ठीक है, देखिए उच्चतम न्यायालय में कोरम या गणपूर्ति, इस चीज को, इस शब्द को जरूर याद रखिएगा। कोरम, ये पूछता है कि कोरम कितना % होता है, कोरम जो है वो कितना प्रतिशत होता है? तो बोलिएगा कि कोरम का जो प्रतिशत है वो 1/10 होता है। कोरम का प्रतिशत कितना होता है? यहां पर देखो बाबू लिख देते हैं, 1/10 होगा, 1/10 होगा कोरम। कितना होगा? 1/10 होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जितना लोग है जितना लोग उसका 1/10 भाग उपस्थित होना चाहिए, तभी कोई भी कार्य आगे बढ़ेगा, है ना। मान लीजिए संसद का अधिवेशन चल रहा है ना, या संसद की बैठक हो रही है, तो बैठक में जितने भी सदस्य गण हैं उसका 1/10 उपस्थित रहना चाहिए। ठीक है, तो कितना, मान लीजिए कि 31 सदस्य, 31 का 1/10 आप जोड़ लीजिएगा, है ना, उतना सदस्य आपका होना चाहिए, तभी उच्च न्यायालय का कार्य जो है आगे बढ़ेगा। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं उन्हें नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, देखिए अगर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम है तो वहां पर न्यायाधीश कहां से आएंगे? तो वहां पर जो न्यायाधीश की नियुक्ति होगी वो भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन कहां से करेगा? तो करेगा उच्च न्यायालय से। तो उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश को नियुक्त कर देगा? तो ऐसा नहीं, उच्च न्यायालय में वैसे न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय में जाने की योग्यता रखता हो। जो न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में जाने की योग्यता रखता हो उसी को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया जा सकता है। इस चीज को याद रखेंगे, कोरम के रूप में 1/10। चलिए, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश। कुछ न्यायाधीश जो होते हैं वो छुट्टी कर लेते हैं, छुट्टी प्राप्त कर लेते हैं, अवकाश प्राप्त कर लिए, रिटायरमेंट हो गए, उसके बाद भी उनको न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो बोलता है भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के सहमति से, किसके सहमति से? राष्ट्रपति के सहमति से। तो एक राष्ट्रपति को सबसे पहले अंडरलाइन कर दीजिए। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चर्चा कहाँ है जी? तो आर्टिकल 52 में है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वो लोग पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, पहले यहां देख लेते हैं कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से, किसके सहमति से? तो राष्ट्रपति की सहमति से। क्लियर है? उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो अवकाश प्राप्त कर लिए हैं, कहा उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो अवकाश प्राप्त कर लिए हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो योग्यता रखते हैं उन्हें नियुक्त कर सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कुछ न्यायाधीश ऐसे हैं जो अवकाश प्राप्त कर दिए, लेकिन ऐसा लगता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ऐसा लगता है कि नहीं, इन्हें अभी कुछ दिन और रहना चाहिए, इनसे मुझे बहुत काम निकलवाना है। अगर उन्हें ऐसा लगता है
है ना। तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले वो राष्ट्रपति से सहमति लेंगे, बोलेंगे कि देखिए ये फलाना व्यक्ति है, ये रिटायरमेंट कर चुका है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसे कुछ दिन और अपनी सेवा देनी चाहिए, है ना। तो राष्ट्रपति बोलेंगे हाँ ठीक है दीजिए। तो राष्ट्रपति से सहमति उसको मिल गया। तो सहमति मिलने के बाद क्या करेगा कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसको पास जाएगा, बोलेगा कुछ समय के लिए और आप अपना सेवा दे दीजिए। तो स्वाभाविक है वो भी राजी हो जाएगा, अच्छा ठीक है, अगर उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था सब कुछ अच्छी होगी तो वो देने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसको उसी तरह का वेतन भत्ता सैलरी सब उसी तरह का मिलेगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को मिलता है। समझ गए बात को, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को जितना वेतन मिलता है उतना उसको भी मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन है 2.5 लाख रुपया, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन था। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपया था और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, 2.5 लाख रुपया है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आइए, तो यहां से अवकाश प्राप्त न्यायाधीश का हो गया। एक बार फिर हम पढ़ देते हैं, आप लोग की दिमाग में बैठ जाएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के सहमति से उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो अवकाश प्राप्त कर लिए हैं और जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं उन्हें नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है, उन्हें नियुक्त किया जा सकता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी इस तरह का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में भी होगा, है ना, कि अगर कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश प्राप्त कर दिया और उसको लगता है कि नहीं इसको उच्चतम न्यायालय में आना है ना, तो वह व्यक्ति अगर उच्चतम न्यायालय की योग्यता रखता है तो उच्चतम न्यायालय में वो चला जाएगा। चलिए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कार्यवाहक, भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। मुख्य न्यायाधीश कुछ समय के लिए अनुपस्थित हो अथवा मुख्य न्यायाधीश कार्यों को करने में सक्षम ना हो तो क्या नियुक्त किया जाएगा, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रपति में भी होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो बने थे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, उसी तरह से यहाँ पर भी आपका होगा कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। जब मुख्य न्यायाधीश को ऐसा लगता है कि वह कार्य करने में असक्षम है या कहीं वह पर बाहर चला गया है तो कुछ समय के लिए कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी और इसको उसी प्रकार का वेतन भत्ता दिया जाएगा जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिया जाता है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उच्चतम और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करता है जो वह आवश्यक समझे। याद रखिएगा, जो वह आवश्यक समझे, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बोला गया है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, नियुक्त किया जाता है। और राष्ट्रपति जब इसे नियुक्त करेगा तो वो सलाह लेगा। ये सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, इस चीज को याद रखेंगे। लेकिन सलाह मानना है, सलाह को मानना, लेकिन बाध्यकारी नहीं हो सकता। वेतन, वेतन कितना मिलता है, तो वेतन में याद रखिएगा कि राष्ट्रपति न्यायाधीश जो जिनको भी वेतन मिलता है वो सभी संचित निधि पर भारित होता है। संचित निधि से दिया जाता है वेतन, है ना। और कितना है, तो 2,80,000 रुपया किसको मिलता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन 2,80,000 रुपया मिलता है और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को जो वेतन मिलता है वो कितना मिलता है, तो 2.5 लाख रुपया मिलता है। क्लियर कर दीजिएगा यहाँ पर वेतन से संबंधित, ठीक है। वेतन कितना मिलेगा, 2,80,000 और 2,50,000। 2,50,000 किसको मिलेगा, तो 2,50,000 बोलिएगा अन्य न्यायाधीश को मिलेगा, अन्य न्यायाधीश को मिलेगा 2,50,000, ठीक है। ये किसको मिलेगा, तो ये मुख्य न्यायाधीश को मिलेगा, मुख्य
न्यायाधीश को मिलेगा। मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलेगा? 2,80,000। वेतन भत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। कार्यकाल के दौरान इनके वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत इनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। जब वित्तीय आपातकाल लागू हो जाएगा देश में आर्टिकल 360 के द्वारा, तो इनके वेतन भत्तों में क्या किया जाएगा? कटौती किया जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए, अवकाश प्राप्ति के बाद न्यायाधीश भारतीय क्षेत्र में किसी भी न्यायपालिका के समक्ष कोई भी अपना निजी प्रैक्टिस वो नहीं कर सकते हैं, वकालत नहीं करेगा, ठीक है। निजी प्रैक्टिस वो नहीं करेगा, 8 अनुच्छेद 124(7) के अनुसार। आरंभिक अधिकारिता, केंद्र और राज्य के मध्य में विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा। इसकी आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। अगर केंद्र और राज्य में विवाद हो तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो तो इसका भी निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। रीट की अधिकारिता है ना, अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, ठीक है। कि किस आर्टिकल के द्वारा? तो आर्टिकल 32 के द्वारा 5 प्रकार का रीट दिया, बहुत संक्षिप्त में उसको लिखा गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को प्रस्तुत किया जाए, बंदी प्रत्यक्षीकरण को प्रस्तुत किया जाए, जो भी व्यक्ति बंदी बनाया गया उसको प्रस्तुत करना है। परमादेश, परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, है ना। प्रतिबंध, प्रतिबंध का मतलब होता है रोकना। अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठा हुआ है ना, और उस लायक नहीं तो उसको वहां पर रोका जा सकता है। अधिकार परीक्षा, प्राधिकृत या वारंट, वारंट निकाला जाता है। और उत्प्रेषण, उत्प्रेषण प्रभावित होना, है ना, उसको आगे बढ़ाना, फाइल को आगे बढ़ा देना, उत्प्रेषण करना। अपीलीय अधिकारिता, उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील किया जा सकता है। किससे? उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील किया जा सकता है, और ये अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपका जो इंपॉर्टेंट है ये 5 प्रकार का रीट आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो रीट की व्यवस्था है वो आर्टिकल 32 में है, वो भी आप लोग लिख दीजिएगा, आर्टिकल 32 में है। और B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था? B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है? B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? संविधान का आत्मा कहा है, संविधान का आत्मा कहा है, ठीक है। आर्टिकल 32 को अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि बताइए भारतीय संविधान का आत्मा कौन है, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए भारतीय संविधान का आत्मा कौन है, तो आप क्या बोलिएगा कि भारतीय संविधान का जो आत्मा है वो कौन है? तो प्रस्तावना है, ठीक है। अगर यहां लिख देते हैं हम, देख लीजिए यहां पर हम आपको लिख दे रहे हैं भारतीय संविधान का आत्मा, भारतीय संविधान का आत्मा। तो भारतीय संविधान का आत्मा कौन है? तो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, ठीक है, प्रियम्बल है। इस चीज को याद रखें, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर
1949 ऐलान द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते। ये पूरा का पूरा जो शब्द है वो प्रस्तावना से संबंधित है और इसी को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। इस चीज को याद रखेंगे। दूसरी बात, अगर ये पूछ देता है कि अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा है, बाबा साहब ने किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा है, तो फिर वहां पर बाबा साहब की बात आएगी तो वहां पर आर्टिकल 32 को आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा क्लास इतना ही रहने दें। कल पुनः हम लोग 3 बजे मिलते हैं इसी टॉपिक को लेकर, इसका पार्ट 2 जिसमें कुछ अप्लाइड प्रश्न भी होंगे, उसको भी हम लोग सॉल्व कर देंगे और कुछ मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु भी होंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।